बच्चा लोग, बात करी थी हमने आज से पहले ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। आज हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया के अलावा बात करेंगे मुख्य रूप से प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। क्या है प्रथम कोटि? अगर मैं आपसे बात करूं बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से तो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही कोर्स में आपके अवेलेबल हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इसमें से बहुत कुछ पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि इस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बहुत अच्छा आपके द्वारा समझा जाए। तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर दूँ, फिर आगे बात करूँगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन आपसे कहता है क्या? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारी अणु के सांद्रण की एक घात पर निर्भर करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारी अणु की एक घात पर निर्भर करता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ठीक है, और आज हम लोगों ने क्या करना है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाल के लाना है। जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर की बात करी थी, वैसे ही हम लोग बात करेंगे प्रथम कोटि के लिए। फिर उसका अर्धायु से संबंध देखेंगे और ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि क्या ग्राफ इसका निकल के आता है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा इसको, और जब आप इसको पढ़ रहे हों तो साथ के साथ ज़ीरो ऑर्डर को सामने खोल के बैठिए, क्योंकि उसको और इसको जब आप कंपैरिजन करोगे तो शायद आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसके लिए भी ज़रूरी है कि ज़ीरो ऑर्डर आपके सामने हो। दूसरी बात एक और, ज़ीरो ऑर्डर जैसा मैंने वीडियो के अकॉर्डिंग कराया है वैसे ही ड्राइव करके कॉपी पर लिखें, बिल्कुल वैसे ही लिखें, क्योंकि हो सकता है नोट्स में आपकी शॉर्ट मेथड हो या छोटा सा लिखा हो, तो पूरा ड्राइव करके ही उसको लिखें। ठीक है बात? चलिए तो शुरुआत करता हूँ मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्या होने वाला है इस रिएक्शन में। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट था जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसे ए मान सकते हो आप, बी मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ से। ठीक है बात? अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी की तरह कर रहा हूँ ज़ीरो ऑर्डर की से, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़ीरो ऑर्डर को साथ रख लो तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। मान लीजिए टी बराबर अगर जीरो की मैं आपसे बात करूँ, टी बराबर जीरो होगा। मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है जो वो ए नॉट है। मान कुछ भी सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इस बात से आप रिलैक्स रहिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या माना हुआ है। तो ए नॉट हो गया, जब टी बराबर जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो होगा, और जब मैंने इसको टी टाइम कर लिया तो यहाँ पे मान लीजिए शेष मात्रा थी वो ए है, शेष मात्रा ए है, और यहाँ पे एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट बन चुका है। तो अगर मैं यहाँ से ए का वैल्यू भी निकालूँ तो ए का वैल्यू किसके बराबर होगा? ए नॉट माइनस एक्स के। मैं बता दे रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब टी बराबर जीरो था तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट था। कुछ समय बाद वो घट के रह गई ए यहाँ पे शेष मात्रा मान लीजिए, ए शेष मात्रा है जो कि बराबर है ए नॉट माइनस एक्स के। और ए नॉट माइनस एक्स के बराबर क्यों है? क्योंकि मैंने माना है कि एक्स उत्पाद बना है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक्स उत्पाद बना होगा तो अभिकारक में से एक्स घटा होगा, ये बात आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले लगाते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट क्या था? डिफरेंशियल रेट आपको पता होगा उसके बारे में। डिफरेंशियल रेट जो था वो क्या कहता था आपसे? डिफरेंशियल रेट कहता था सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन में लगा हुआ समय। औसत वेग भी यही कहता था, लेकिन हम डिफरेंशियल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ डी ए नॉट अपॉन डी टी। देखिए आप डी ए नॉट अपॉन डी टी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ का। आप यहाँ पे डी ए नॉट माइनस एक्स अपॉन डी टी लिख दीजिए, इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। आप चाहो दोनों से करके देखिए, फिर भी आपका फाइनल इक्वेशन सेम निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जो रेट है वो एक एक कंसंट्रेशन चल रहा है, एक ही कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, और डी ए नॉट अपॉन डी टी यानी कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि आपसे रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? घात एक, अभिकारक के सांद्रण की एक घात पर डिपेंड करता है, ये कहता है रेट लॉ।
ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो अगर आप इससे सॉल्व करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं डी ए नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगा के ए, ठीक है। पावर 1 है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ ए नॉट लिखा है, यहाँ आप ए लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ ए नॉट लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। सांता की घात 1, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणु की सांता की 1 घात पे, तो सांता आपने ए नॉट मान, तो आप यहाँ पर भी ए नॉट मान सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सेम है, ए भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को समझो। पहला काम ये कि आप वेरिएबल सेम करके एक साइड में ले लिया। दूसरी बात एक और रह गया कि रेट, चूँकि अभिकारक के टर्म में बोल रहे हैं तो माइनस लेके आओगे, यानी ये क्या हो गया? माइनस इसके बराबर होगा, ठीक है बात। अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप इसका। मैं इसको लिख सकता हूँ डी ए नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के डी टी, और माइनस का साइन मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब इस समीकरण का हम लोगों ने क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इस समीकरण जो निकल के आई, इस समीकरण का हम लोग क्या करेंगे? इस समीकरण का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे? ए नॉट अपॉन ए नॉट। ए भी लिखा होता कोई फ़र्क नहीं है, मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूँ। और के को बाहर निकालिए क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, और डी टी। वहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था। हम लोग क्या करेंगे? लिमिट लेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का लिमिट क्या हो गया आपका? ए नॉट। उसके बाद में कितना हो गया? ए हो गया। ऐसे यहाँ पे t बराबर 0 हो गया, और यहाँ पे t बराबर t हो गया। अब एक बात समझ लीजिए, इंटीग्रेशन का एक नियम है, वो नियम मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अलग से लिख दूंगा चाहूँ तो, क्या मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसको। वो नियम क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स पावर x और x1 और x2, ये बराबर होता है माइनस, ये बराबर होता है लॉग बेस ई एक्स, और लोअर लिमिट हो गई x1 और अपर लिमिट हो गई x2। इसको कहीं पे आप नोट कर लेना। ये लॉग का लॉग कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो dx अपॉन x का, तो ये x के बराबर रह जाता है, और क्या आ जाता है? लॉग बेस e। इसको आप ln भी लिख सकते हो। ln का मतलब होता है नॉर्मल लॉग, और उसी को मैंने लॉग बेस e के रूप में यहाँ पे लिख रखा है। कोई बात, इस फॉर्मूले को आप कहीं पर अलग से नोट कर लेना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको अलग नोट कर लीजिए, अलग लिख लेना इसको। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन d से d कैंसिल हो गया, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे d से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये लॉग बेस e हो गया, और क्या रह गया आपका? a नॉट रह गया। और क्या हो गया? लोअर लिमिट क्या हो गई आपकी? a नॉट हो गई, अपर लिमिट हो गई आपकी a। ये इक्वल होगा माइनस के, d से इंटीग्रेशन कैंसिल, और t का रह जाएगा क्या? 0 से लेकर t। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, आपको पता है इसी के सापेक्ष ये दोनों कंसंट्रेशन चल रहे हैं, तो अपर माइनस लोअर करते हैं हम लोग। तो ये क्या होने वाला है? देखिए, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट, ये अपर माइनस लोअर बराबर माइनस के, यहाँ तो अपर माइनस लोअर करोगे तो टी रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको इंटीग्रेटेड इक्वेशन चाहिए रेट कांस्टेंट के टर्म में। ध्यान दीजिए क्या कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका माइनस पहले हटा, जो लेके गया था उधर से इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो के टी बराबर माइनस, फिर दोबारा इधर आ जाएगा, तो ये किसके रूप में आ जाएगा? माइनस इस पर लग गया, और ये चला जाएगा आपका प्लस में लॉग बेस ई ए नॉट। लॉग का एक नियम ये भी होता है कि जो माइनस वाला टर्म होता है वो अपॉन में चला जाता है, लॉग का नियम है ये। तो आप इसको लिख सकते हो के टी इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। ये वाला ए कहाँ चला गया? अपॉन में चला गया, ठीक है। बात इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बार सुन लो, उसके बाद में हम आगे बात करें। देखिए करा क्या मैंने, ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, और ए जो है वो कुछ समय बाद कंसंट्रेशन है।
फिर मैंने क्या किया, रेट होता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, ये आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपके सामने लिख दिया। रेट लॉ लगाया तो पावर ये आया आपका, ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर दिया, ये आया। अब मैंने क्या हुआ, ए नॉट और ए नॉट को एक तरफ कर लिया, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन लेके आया तो ए नॉट अपॉन ए का इंटीग्रेशन ए नॉट ही रह जाता है, लॉग में चला जाता है, और ये आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो इस तरीके से आया। इसको डेरिवेशन में लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट हो जाएगा, क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है। ये बराबर हो गया आपके किस चीज़ के, टी के टी आपका निकल के आ गया। मैंने इस माइनस को दोबारा यहाँ पहुँचा दी तो ये निकल के आया, माइनस वाले को अपॉन में ले गया, तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को समझो आप। तो ये जो इक्वेशन आया है, अब लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान देना इस चीज़ पे, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग 2.303 से मल्टीपल करते हैं, 2.303 से मल्टीपल करते हैं। तो क्या करा मैंने, इसको मल्टीपल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, ए जो है वो टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन है, और अगर केवल के रूप में लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है, जिससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाए। ओके, तो ये आया आपका रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन जो आई है, मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ दोबारा से, ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं यहाँ से बात करें, हम लोग यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बट आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन उठाया तो ये था के टी इज इक्वल टू, ये वाली ले लो आप, ये वाली इक्वेशन, उससे भी आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ये है लॉग बेस ई माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, ठीक है। अब इस माइनस वाले पोर्शन को इधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस लॉग बेस ई ए नॉट। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे अगर आप कंपेरिजन करें तो y एक्स पे कौन आ गया, ये x एक्सिस पे कौन आ गया, ये इंटरसेप्ट कहाँ हो गया आपका ये, और स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। यानी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पे आपका कौन आ गया, लॉग बेस ई ए, वहाँ पे जो जीरो ऑर्डर में था केवल ए चल रहा था, यहाँ पे टी हो गया, इंटरसेप्ट हो गया आपका लॉग बेस ई ए नॉट, वहाँ पे केवल ए नॉट था, ठीक है, और ये आपका हो गया स्लोप जो कि किसके बराबर है, माइनस के बराबर होगा। किसके बराबर आया ये, माइनस के बराबर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो। दूसरी बात, इसको और भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपकी लिखी हुई है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस ई इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग बेस ई ए। बुरका हो गया आप सर, ऐसे पहले भी लिखा था, हाँ मैं मानता हूँ पहले भी ऐसे लिखा था, लेकिन अब क्या करो, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज कर दो, क्योंकि बोर्ड में लॉग बेस 10 ही चलता है मुख्य रूप से। तो जब 10 में चेंज करोगे तो हम लोग 2.30 से मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू, इससे तो कोई मतलब नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2.303 लॉग बेस 10 ए, ठीक है बात। अब क्या करना, 2.30 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करते ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस 10 ए, ये इधर ए नॉट चल रहा है, लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस का लॉग बेस 10 ए नॉट। मतलब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए खेल खेला गया। अब आप इक्वेशन को कंपेरिजन करो, y एम एक्स प्लस सी। अब अगर आपसे पूछा है स्लोप किसके बराबर है, अब स्लोप बराबर होगा माइनस का के अपॉन 2.303 के। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है,
यानी जो स्लोप है वो आपका -k/2.303 के बराबर ही हो सकता है। कब? जब आप log बेस 10 की बात कर रहे होगे, और अगर आप log बेस e की बात कर रहे हो तो ये स्लोप किसके बराबर होगा? आपका माइनस का log e के बराबर होगा, और दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये वाली समीकरण अगर आप एक बार को देखें थोड़ा सा, ये जो निकल के आई, कहाँ से निकल गई? यहाँ से निकल के आ रही है समीकरण। अब इस समीकरण से हम लोग हाफ लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जब आप हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, अर्धायु का क्या मतलब होता है, कि अर्धायु वह समय है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। अर्धायु वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। ठीक है बात? तो मैंने टी की जगह टी हाफ में फिर वही बात बोलूँगा, हाफ यहाँ पे केवल इंडिकेशन है, इसका कैलकुलेशन से कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने टी हाफ लगा दिया, तो जब टी हाफ लगाऊंगा ध्यान दीजिए, ए नॉट जो है वो तो ए नॉट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ए शेष मात्रा कितना बचा? प्रारंभिक का आधा रह गया। वह समय जिसमें कोई पदार्थ प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है, और ए क्या है? ए शेषी तो होता था। ठीक है ना, ए क्या होता है? ए शेषी तो होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो k = 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 a0/2। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा? a0 से नोट कर log 2 रह जाएगा, तो k = 2.303 इंटू log बेस 10 2/t हाफ। ठीक है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो आगे देखिए आप, k = 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ। ठीक है बात? और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k = 0.693 अपॉन टी हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, k = 0.693 अपॉन टी हाफ। अब इस फॉर्मूले पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में टी हाफ का प्रयोग किया गया, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं भी कंसंट्रेशन यूज़ नहीं हो रही है। इस फॉर्मूले में कहीं भी ना ही ए आया है, ना ही a0 आया है, x आया, कोई भी किसी भी प्रकार की कंसंट्रेशन का यूज़ नहीं किया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। सिद्ध कीजिए, बोर्ड में कई बार आया है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सॉल्व आप यहाँ तक लेके आओगे। देखिए ग्राफ वाला जो होता है, ग्राफ का जो सारा खेल है वो अलग से बताने के लिए है, उसका डेरिवेशन से कोई संबंध नहीं है। पूछा जाए तो आप बात करोगे, वरना तो सीधे यहाँ से यहाँ तक। दूसरी बात, एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले से भी आप बता सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जीरो ऑर्डर में भी बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्मूला क्या आया था? वो फॉर्मूला आया था आपका टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a⁻n-1। यही तो था आपका 1/a⁻n-1। और n क्या था? n था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a⁻1, यानी 1 - 1 0 को किसी का पावर 0 होता तो 1 हो जाता है। तो टी हाफ किसी भी प्रकार से कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है बात? तो ये है पूरा एक छोटा सा डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर कंप्लीट करें। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के न्यूमेरिकल की, कि किस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए कॉपी पर, 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि तभी प्रैक्टिस में आएगा, स्पेशली बायो वालों के लिए, तभी ये आप कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को 1-2 बार करके एक बार कॉपी पर लिख के देखें। ओके, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।